हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम जहाँ जहाँ से हमने पहले छोड़ा था, हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपका जो एओर्टा और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर से बनती है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस है ना, इसने एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दो के अंदर डिवाइड होना होता है। तो ये डिवाइड कैसे होता है? हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल्स आते हैं, ये इसके दरमियान एक सेप्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा। दैट इज कॉल्ड एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा। जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा होता है, वो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों रोटेट होंगे, बाद में डिवाइड होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी बनती है। बट होता ये है कि अगर कोई भी मसला आ जाए, ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, या तो ये माइग्रेट ना करें, या फिर इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो या तो ये हो सकता है कि अगर ये फर्ज करें ये रोटेट नहीं होते, तो इफ देयर इज फेलियर ऑफ रोटेशन, अगर ये रोटेट नहीं होंगे, तो देयर विल बी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। जो एओर्टा होगी वो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकल रही होगी, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होगी। हाँ, अगर क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई मसला आता है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स आपके माइग्रेट नहीं करते, तो देयर कैन बी टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट। उसके अलावा अगर क्या होता है कि जो आपका एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा है, अगर वो सिरे से बनता ही नहीं है, तो अगर वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो इससे क्या होगा? आपको परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरोसिस होगा। इससे क्या होगा? परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरोसिस होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा कि ट्रंकस आर्टरोसिस आपका बिल्कुल डिवाइड ही नहीं होगा, और आपके दो की बजाय सिर्फ एक ही वेसल होगी जो दोनों वेंट्रिकल से निकल रही होगी। ठीक है, और ये जो मतलब बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है? साइनोसिस वगैरह होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वेल्व डेवलपमेंट, कि हमारे जो वेल्व्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। तो इसमें उसने लिखा है कि जो हमारा एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व है ना, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक। ये एमसीक्यूज है कि जो आपका एंडोकार्डियल कुशन होता है, इससे हमारे कौन कौन से वेल्व डेवलप होते हैं? तो दैट इज एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये आपका ड्राइव फ्रॉम द फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन ऑफ द एवी कैनाल। ठीक है, तो ये आपने बस याद करना है, इसमें रट्टे वाली बातें हैं। उसके बाद जो वल्वुलर अनोमलीज हैं, इट में बी स्टीनोटिक, उसके अलावा रीगर्जिटेंट हो सकती हैं, एट्रेटिक हो सकती हैं, डिस्प्लेस्ड हो सकती है। मतलब कि आपका जो वेल्व है, या तो वो नैरो हो सकता है, या उसके अंदर रीगर्जिटेशन हो सकती है, या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है? एट्रेजिया, मुकम्मल तौर पे ब्लॉक होगा, या फिर वो क्या हो सकता है? अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है। इट इज कॉल्ड एप्सियन एनोमली। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। फर्ज करें कि आपका ये हार्ट है, ठीक है, अगर हम रफ सी डायग्राम बनाएं, तो दिस इज योर हार्ट। ठीक है, तो जो आपकी राइट साइड ऑफ हार्ट होती है, इसमें जो वेल्व होता है, इट इज कॉल्ड, शाबाश, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। तो आपने याद रखना है, अगर कोई पेशेंट है और उसके अंदर ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, अगर ये हमें क्या मिले? डिस्प्लेस मिले। ठीक है, इफ एनी इन एनी पेशेंट दिस ट्राइकस्पिड वेल्व इज डिस्प्लेस्ड, तो दिस एनोमली इज कॉल्ड एप्सियन बार एनोमली। इसको हम क्या कहते हैं? एप्सियन बार एनोमली। ये जो एप्सियन बार एनोमली है, ये किन फीमेल्स के अंदर होती है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको क्या होता है? जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। तो ऐसी फीमेल्स जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर की जो फीमेल्स होती है ना, उस पे हम जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथियम। उसको हम क्या कहते हैं? लिथियम। तो जो लिथियम होता है ना, लिथियम का साइड इफेक्ट है कि जो उसका बेबी होगा, बच्चे के लिए क्या करवाता है? बच्चे के अंदर ये आपको ट्राइकस्पिड वेल्व को डिस्प्लेस करता है और एप्सियन बार एनोमली कराता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ ड्रग ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम है। तो जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान लिथियम यूज करेगी, उसके बेबी को क्या हो सकता है? ट्राइकस्पिड डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जिसको हम एप्सियन बार एनोमली कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आगे चलते हैं, और ये आपके ना उसने कुछ डायग्राम्स भी आपको दिखाई हुई हैं कि आपका जो हार्ट होता है, पहले 22 दिनों के अंदर इस तरह का नजर आ रहा होता है, फिर 24 दिनों के बाद फिर 35, और फिर 50। ठीक है, तो मैंने जितनी भी आपको थ्योरी वाली बातें बताई हैं, वो सारी इसी डायग्राम की बेस के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है हार्ट एम्ब्रियोलॉजी। जो हार्ट एम्ब्रियोलॉजी है ना, इसमें क्या होता है? कुछ हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे गिव राइज देते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स को। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका राइट कॉमन कार्डिनल वेन या राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन है, वो आपकी बनाती है, क्या बनाती है? सुपीरियर वेना केवा। उसके अलावा पोस्टीरियर कार्डिनल, सब कार्डिनल, सुप्रा कार्डिनल वेन्स आपकी इंफीरियर वेना केवा बनाती है। राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनेसिस, स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ये आपने सारे पढ़ देने हैं, ये सारी सिर्फ रट्टे वाली बातें हैं, इसमें समझाने वाली बात एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बस थोड़े से पॉइंट्स इसके अंदर देख लेने हैं कि हार्ट की कौन सी चीज आगे किस चीज को बनाती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपने बस एक दफा देख लेना है। उसके बाद हम कल अगर हम पिछली क्लास को देखें,
तो हमने ना कुछ ग्राफ पढ़ रहे थे जिसको हम कहते हैं कार्डियक एंड वस्कुलर फंक्शनल कर्व्स। तो इसको हम ना मजीद कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पहला ग्राफ कल डिस्कस किया था, तो आज हम दूसरा ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो दूसरा ग्राफ है इसको पहले तो हम समझेंगे कि ये ग्राफ है किस किस चीज के दरमियान, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे कार्डिक आउटपुट लिया है, मैंने आपको कल समझाया भी था कार्डिक आउटपुट क्या होती है। और हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, राइट एट्रियल प्रेशर, राइट एट्रिया का प्रेशर लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो स्टार्टिंग कर्व है वो हमें ये बताती है कि हम अपने हार्ट के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रेच डालेंगे, हमारे हार्ट के ऊपर जितना ज्यादा प्री लोड होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कार्डिक आउटपुट होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, हमारे हार्ट क्या, हम प्री लोड बढ़ाते जाएंगे, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा प्री लोड होगा उतनी ज्यादा होगी क्या क्या होगी, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अगर हम वीनस रिटर्न की बात करें तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। वीनस रिटर्न में भी ये होता है कि जितनी ज्यादा वीनस रिटर्न होगी, जितनी ज्यादा आपकी वीनस रिटर्न होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, राइट एट्रियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, जो आपकी वीनस रिटर्न है उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का बनता है, ये जो रेड कलर का, ठीक है। तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जहां पे ये दोनों ग्राफ मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ हार्ट। यहाँ पे हमारा हार्ट ऑपरेट करता है, मतलब कि वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जहां पे ये ग्राफ दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हमने कहा था कि यार अच्छा, जो वीनस रिटर्न है अगर हम इसको मजीद इंक्रीज करें तो वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने का तरीका क्या था। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था कि जो पेशेंट है, या तो हम उसको कोई बाहर से ब्लड लगा दें, उसको नॉर्मल स्लाइन लगा दें, या ब्लड का अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारे हार्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा। या फिर क्या है कि जो वीनस टोन है, जो वेन की टोन है, हम वीनो कंस्ट्रिक्शन करवा दें। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये लिखवाया भी था कि प्री लोड आपका दो चीजों से इंक्रीज होता है, या तो आप वीनो कंस्ट्रिक्शन करवा दें, या फिर आप क्या करें, आप किसी ब्लड बाहर से लगा दें, या वॉल्यूम ज्यादा कर दें। तो अगर आप वॉल्यूम ज्यादा करते हैं या वीनस टोन ज्यादा करते हैं तो आपकी वीनस रिटर्न क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस ग्राफ से हमें देखने को मिला है कि जब इस पेशेंट को, पहले इसका जो ग्राफ था वो कौन सा था, वो रेड कलर का था, ये इसकी वीनस रिटर्न का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन इस बंदे को जब हमने बाहर से ब्लड लगाया और इसके अंदर वीनो कंस्ट्रिक्शन करवाई, तो इसकी जो वीनस रिटर्न थी वो पहले इतनी थी, बाद में क्या हो गई, बाद में इंक्रीज हो गई। तो बाद में इसकी वीनस रिटर्न क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि जब हम किसी बंदे के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वीनस टोन इंक्रीज करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा। और जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो आपकी कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी। देखिए, पहले जो कार्डिक आउटपुट थी वो इस पॉइंट पे थी ना, और बाद में क्या हुई, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गई। तो इस ग्राफ की मदद से हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि जब भी किसी बंदे की हम वीनस रिटर्न को ज्यादा करेंगे, या फिर हम उसकी वीनस टोन को ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके ऑपोजिट हमने एक और काम किया कि इसी बंदे के अंदर हमने ब्लड वॉल्यूम कम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसकी ब्लीडिंग हो गई, या इसका कोई हेमरेज वगैरह हो गया, या फिर हमने क्या किया, वेजोडाइलेशन कर दी, ठीक है। वेजोडाइलेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि हम इसके अंदर एक ड्रग दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ये आपकी क्या करवाती है, वीनो डायलेशन, वेन्स को डायलेट करती है। तो जब हम वीनो डायलेशन की, हमने वॉल्यूम कम किया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ था पहले ऊपर था, अब वो क्या हो गया, अब वो नीचे आ गया है। तो ग्राफ आपका नीचे मूव करेगा, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कार्डिक आउटपुट भी कम हो गई है। तो इस ग्राफ की मदद से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो वीनस रिटर्न है, अगर वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डिक आउटपुट, जितनी ज्यादा वीनस रिटर्न होगी उतनी ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगी, जितनी कम वीनस रिटर्न होगी उतनी ही कम क्या होगी, आपकी कार्डिक आउटपुट होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी थ्योरी को पढ़ें तो उसने भी आपको ये लिखा हुआ है कि इस ग्राफ की मदद से हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, हमारा इफेक्ट क्या आया है। तो इफेक्ट क्या आया है, इट इज चेंज इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, कि आपका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है अगर हम उसको चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा कर देता हूं तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कार्डिक आउटपुट ऊपर चली जाएगी। अगर मैं कम कर देता हूं तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। तो उसने लिखा है कि चेंज इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विल चेंज द राइट एट्रियल प्रेशर, और जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करेगा और कार्डिक आउटपुट को। तो सीधी और सादा बात यह है कि आपकी जो वीनस रिटर्न है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डिक आउटपुट। जितनी ज्यादा वीनस रिटर्न होगी उतनी ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगी, और जितनी कम वीनस रिटर्न होगी उतनी ही कम क्या होगी, आपकी कार्डिक आउटपुट होगी, ठीक है। इसके उसने आपको तरीका बताया हुआ है कि जो थर्ड ग्राफ है वो हमने कैसे बनाया है, फ्लूइड इन्फ्यूजन, मतलब हमने बाहर से कोई नॉर्मल स्लाइन लगा दिया है ताकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। उसके अलावा सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब कि हमने कोई उसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब कि वीनो कंस्ट्रिक्शन करवाई है, वेन्स की कंस्ट्रिक्शन करवाई है, या फिर हमने क्या किया, एट्रियो वीनस शंट, ठीक है।
जो चौथा पॉइंट है वो ये है, जिसके अंदर हमने वीनस रिटर्न को कम किया है। फर्स्ट वन इज एक्यूट हेमरेज, हमने ब्लीडिंग मतलब कोई ब्लीडिंग वगैरह तो उससे वीनस रिटर्न कम हो जाती है। या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, वीनो डायलेशन होती है, वेन्स डायलेट कर जाती हैं, तो जब वेन्स डायलेट करती हैं तो आपका प्री लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ग्राफ है, इसमें हमने ये बात साबित की है कि वीनस रिटर्न जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ग्राफ। जो थर्ड ग्राफ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। इसमें हम कंपेयर करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को किसके साथ, कार्डिक आउटपुट के साथ। ठीक है, तो पहले तो हम नॉर्मल ग्राफ तब समझते, देखिए जो नॉर्मल ग्राफ है हमने एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिया हुआ है, राइट एट्रियल प्रेशर, वाई एक्सिस की तरफ हमने क्या ली हुई है, कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब जैसे जैसे हम प्री लोड को बढ़ाते हैं तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे प्री लोड को बढ़ाया हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ती गई। तो जो ब्लू ग्राफ है वो आपको ये बात बता रहा है कि जैसे जैसे हम वीनस उसको क्या करेंगे, प्री लोड को बढ़ाएंगे, आपकी कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये आपको ये बात बता रहा है कि जैसे जैसे आपने क्या किया है, देखिए जैसे जैसे आपने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम किया है, जो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जैसे जैसे ये कम हुई है तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आपको ज्यादा कार्डिक आउटपुट मिल रही है। और जैसे जैसे हमने इस ग्राफ को, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जैसे जैसे हमने ज्यादा किया है, तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो इस बात के अंदर हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्डिक आउटपुट। ये ग्राफ हमें क्या बात बता रहा है कि अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ये बात बता रहा है। उसके बाद अगर हम वीनस रिटर्न का बात करें तो वीनस रिटर्न में सबसे पहले आता है नॉर्मल ग्राफ, जो दरमियान में है ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और जो नॉर्मल ग्राफ है वो आपका ये वाला ग्राफ है। ठीक है, हाँ, अगर हम क्या करें, अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दें तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, देयर विल बी, शाबाश, क्या होगा, अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारी वीनस रिटर्न भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वीनस रिटर्न भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करने से जो आपकी वीनस रिटर्न होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसने यही बात आपको बताई है कि जब भी आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो आपका ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्डिक आउटपुट हमें ज्यादा मिल रही है। और जब हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमें नीचे मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। थोड़ा सा ट्रिकी है मैं मानता हूं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ सोचेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छा जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये क्या है, तो इट इज चेंज इन टीपीआर अल्टर्ड कार्डिक आउटपुट चेंज इन आरएपी अनप्रेडिक्टेबल। देखें, जब भी हम टीपीआर को चेंज करेंगे तो ये हमारी चेंज करेगा किसको, कार्डिक आउटपुट को। हम इसको मजीद लिख लेते, देखिए जो आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्डिक आउटपुट। ये क्या है, जैसे ही हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे हमारी कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल उसने आपका जो पांचवा ग्राफ बनाया वो वैसोप्रेसर से बनाया, मतलब कि अगर किसी बंदे के अंदर हम वैसोप्रेसर देते हैं, मतलब कि ऐसी कोई ड्रग देते हैं जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, तो वैसोप्रेसर क्या करेगी, आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करेगी। और फर्ज करें कोई बंदा है उसमें हम एक्सरसाइज, देखिए मैंने आपको लिखवाया भी था, जब भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होता है ना, बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होता है तो आपको वेजोडाइलेशन मिलती है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल गेट वेजोडाइलेशन, आपको वेजोडाइलेशन होगी, और वेजोडाइलेशन से क्या होगा, आपका जो आपके पास क्या होगा, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छठा पॉइंट ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी टीपीआर कम हो जाती है, टीपीआर कम होने से आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। और जब आप कोई वेसोप्रेसर यूज करते हैं तो वेसोप्रेसर से क्या होता है कि आपकी टीपीआर ज्यादा हो जाती है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ्स थे, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बुक पे लिखे हुए थे तो मैंने आपको बता दिए, इसको आपने एक दफा समझ लाजमी लेना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। ठीक है, चेंजेस ऑफन अकर इन टैंडम एंड मे बी री इन्फोर्सिंग, वो इसमें लिखा है कि जो चेंजेस होंगे एक तो इन टैंडम होंगे, उसके अलावा री इन्फोर्सिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है एक तो आइनोट्रोपी है और टीपीआर को कम करती है, मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक तो आपका हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, आपकी हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसको हम कहते हैं आइनोट्रोपी। तो आपका जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो आइनोट्रोपी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद जो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये भी कम हो जाती है,
टू मैक्सिमाइज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा हार्ट फेलियर डिक्रीज आइनोट्रोपी, फ्लूइड रिटेंशन, इंक्रीज प्रीलोड, तो ये आपने पढ़ देना है कि इसमें कोई मैंने मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हमारा ये जो अगला ग्राफ है ना, ये भी कोई इतना है तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम ना समझते हैं। देखिए, ये ग्राफ है आपके सामने, और ये आपका जो ग्राफ है, इट इज इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका ग्राफ किसके दरमियान है? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, और कार्डिक साइकिल के बारे में ये आपको बताता है। कैसे बताता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ना इसको बुक लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट फेज है ना, इट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है पहला फेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सिस्टोलिक इजेक्शन, थर्ड नंबर पे आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और किसके दरमियान? लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब कि हमने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या किया है, एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम लूप। क्या होता है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट उसके अंदर जो वेल्व है वो ओपन नहीं होगा। देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला फेज है वो ये वाला है। हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा करेगा करेगा, और हमारे प्रेशर को, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर था पहले जीरो था, ये जीरो को ले जाएगा किसके ऊपर? 80 के ऊपर। किसके ऊपर ले जाएगा? 80 के ऊपर। हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ हुआ और जीरो से प्रेशर चला गया किसके ऊपर? 80 के ऊपर। 80 पे जाके जैसे ही हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से 81 होता है ना, मतलब 80 से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जो एओर्टिक वेल्व होता है ना, वो ओपन हो जाता है, क्योंकि एओर्टिक वेल्व ने ओपन ही 80 पे जाके होना होता है। तो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ और प्रेशर आपका जीरो से कहाँ पे चला गया? 80 के ऊपर, और आपका जो एओर्टिक वेल्व है वो ओपन हो गया। एओर्टिक वेल्व जब ओपन हुआ तो ब्लड आपका क्या करेगा? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर बाहर की तरफ निकलेगा, और आपका जो प्रेशर होगा वो बढ़ता 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा? वो तकरीबन 120 पे पहुंच जाएगा, जो मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। और आपका जो ब्लड है वो किसके अंदर चला गया? एओर्टा के अंदर चला गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि अच्छा, ये तो बात हमें समझ आ गई है, इसमें मजीद क्या होगा, तो आपका जो अब वेंट्रिकल है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब वेंट्रिकल क्या करेगा? वेंट्रिकल अब आपका रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, और वापस आता जब आपका वेंट्रिकल का प्रेशर लेस देन 80 होता है ना, मतलब आप अब पहले आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एओर्टिक वाल्व ओपन हुआ था, ब्लड बाहर निकल गया। जब ब्लड बाहर निकल गया तो अब वेंट्रिकल ने क्या होना है? रिलैक्स होना है। जब वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना है तो प्रेशर आपका 80 पे आ जाता है। जब प्रेशर 80 पे आता है तो इससे क्या होता है, इससे आपके जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है, जब एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है तो प्रेशर ड्रॉप करता करता दोबारा जीरो पे आ जाता है। ऐसे ही ना, देखिए, आप इमेजिन करें, आपका हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रेशर आपका पहले जीरो था, जीरो से किस पे गया? 80 पे, 80 से किस पे गया? 120 पे, ठीक है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारा ब्लड बाहर निकाल दिया। अब आपके वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करता 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 आपके 120 से ब्लड प्रेशर कितना आएगा? 80 आएगा। जैसे ही 80 होगा तो एओर्टिक वाल्व फौरी तौर पे क्लोज हो जाएगा। जब एओर्टिक वाल्व क्लोज होगा तो फिर आपका वापस आता 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 किस पे आ जाएगा? जीरो पे आ जाएगा, और जीरो से फिर जीरो से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका जीरो है। तो इस फेज के अंदर ये जो नीचे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो बेस है, ये वो वाला फेज है जिसमें क्या होता है, देयर इज रैपिड फीलिंग, बहुत स्पीड के साथ आपके वेंट्रिकल के अंदर फीलिंग होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो आपका ये पांचवा पॉइंट है, इसमें क्या होता है? रिड्यूस फीलिंग। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने कहा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्रेशर आपका जीरो से 80 पे गया है, जीरो से 80 पे गया है। आपका अंदर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपका जो ब्लड प्रेशर है और जो आपके हार्ट का प्रेशर है वो जीरो से 80 पे गया है। इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। पीरियड बिटवीन मिट्रल वेल्व क्लोजिंग, ये ऐसा पीरियड है जो मिट्रल वेल्व क्लोज और एओर्टिक वेल्व की ओपनिंग के दरमियान होता है। इट इज द पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। इस पीरियड के दौरान आपके हार्ट को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसके बाद क्या होता है? सिस्टोलिक इजेक्शन। जैसे ही प्रेशर आपका 80 से 120 के दरमियान होता है, एओर्टिक वेल्व क्लोज ओपन होता है
और ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आपकी एओर्टा के अंदर चला जाता है। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन। इट इज द पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब एओर्टिक वाल्व ओपन और क्लोज होने के दरमियान जो पीरियड होता है उसको हम सिस्टोलिक इजेक्शन कहते हैं। जो थर्ड पीरियड होता है वो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो एओर्टा है ना, जो आपका एओर्टा है वो क्लोज हो चुका है। चूंकि एओर्टा क्लोज हो चुका है तो अब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा। तो इट इज पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व क्लोज एंड मिट्रल वाल्व ओपन। जब तक मिट्रल वाल्व ओपन नहीं होगा इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट ये है कि व्हाट इज रैपिड फीलिंग। फिर रैपिड फीलिंग क्या चीज होती है, देखें रैपिड फीलिंग ये होता है आपका प्रेशर जो है, मैं आपको ना सिंपल करके बताता हूँ, मुझे पता है आप लोग सारे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह का है, लेकिन हम ना इसको सिंपल करके समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका पहले प्रेशर कितना था, 0 था। आपका प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ और वो प्रेशर 0 से 80 पे ले गया। किस पे ले गया, 80 पे। जैसे ही 80 पे हुआ तो आपका जो मिट्रल जो आपका एओर्टिक वाल्व था, ठीक है, जो आपका एओर्टिक वेल्व था वो ओपन हो गया। एओर्टिक वेल्व क्या हुआ, ओपन हुआ। उसके बाद आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता करता कहां पे पहुंच गया, 120 पे। 120 पे जाके आपके ब्लड आपके वेंट्रिकल ने सारे का सारा ब्लड पंप कर दिया। अब वेंट्रिकल खाली हो चुका है। जब वेंट्रिकल खाली होगा तो अब वेंट्रिकल ने रिलैक्स भी करना है, तो दोबारा से जो आपका प्रेशर होगा वो 120 से 80 पे आएगा। ऐसी है ना, जब 120 से 80 पे आएगा तो यहाँ पे आपका जो एओर्टिक वेल्व होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रेशर है 80 से किस पे आएगा, दोबारा 0 पे आएगा। जैसे ही प्रेशर 0 पे आएगा तो यहाँ पे आपका जो मिट्रल वेल्व होता है ना, क्योंकि एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो मिट्रल वेल्व ओपन हो जाएगा। जब मिट्रल वेल्व ओपन होगा तो आपके अंदर क्या होगा, रैपिड फीलिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह आपकी कार्डिक साइकिल चलती है। उसके बाद रैपिड फीलिंग क्या होता है, इट इज द पीरियड जस्ट आफ्टर मिट्रल वेल्व ओपनिंग। जैसे आपका मिट्रल वेल्व ओपन होगा तो आपके हार्ट के अंदर रैपिड फीलिंग होती है। रिड्यूस फीलिंग क्या होती है, पीरियड जस्ट बिफोर मिट्रल वेल्व ओपनिंग। ये ऐसा पीरियड है जो मिट्रल वेल्व ओपनिंग से थोड़ी देर पहले होता है, इसको हम रिड्यूस फीलिंग कहते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग होती है। देखिए जैसे मिट्रल वेल्व ओपन होगा एकदम से आपका जो ब्लड होगा वो आपके वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, उसको हम रैपिड फीलिंग कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस फीलिंग क्या होती है कि जब ब्लड एक दफा चला जाता है तो फिर ब्लड की स्पीड कम हो जाती है, रिड्यूस फीलिंग होती है। और ये आपका फिफ्थ फेज होता है। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी पूरी ये कार्डियक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार्डियक साइकिल। और ये प्रेशर वॉल्यूम लूप है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान किस तरह की लूप बनती है। ठीक है, उसके बाद ये जो उसने ब्राउन और येलो कलर बनाए हुए हैं ना, ये आगे जाके मजीद भी ग्राफ है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ना फिलहाल इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, अब ना इसके अंदर आपको ना ये बात भूल जाती है कि यार इसमें ना कौन सा वैल्व क्लोज होगा कौन सा ओपन होगा। तो इसमें ना एक निमोनिक भी हम वैसे यूज करते हैं इसको याद करने के लिए। आप ना इस तरह का एक ना बॉक्स बना लें और उस बॉक्स के अंदर आपने इस तरह 4 बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह 4। तो इसको याद रखने का बड़ा तरीका आसान है। आप आपकी एक टीचर है और उसका नाम है मैम कोको। उसका नाम क्या है, मैम को। ठीक है, तो इसको हम इस तरह याद रखेंगे। देखें जो आपका सबसे पहले आता है मिट्रल वेल्व। मिट्रल वेल्व इसमें क्या होता है, क्लोज होता है। जो एओर्टिक वेल्व है वो ओपन होता है, बाद में एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाता है और मिट्रल वेल्व ओपन होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें, देखें सबसे पहले जो एओर्टिक वेल्व है वो ओपन कहाँ पे होता है, 80 के प्रेशर पे। एओर्टिक वेल्व क्लोज कहाँ पे होता है, जब आपका 80 से प्रेशर ज्यादा होगा तो एओर्टिक वेल्व ओपन होगा। जब आपके वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाएगा। और मिट्रल वेल्व ओपन कब होता है, जब आपका प्रेशर 0 होता है। और आपका जो मिट्रल वेल्व है वो क्लोज कब होता है, जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है आपके लेफ्ट एट्रिया से। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये आप देख लेना एक दफा। इसमें और कुछ भी नहीं है, तो आपको बस ये कार्डिक लूप आनी चाहिए कि किस तरह काम करती है। आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी से पढ़ाया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ज्यादा ना हो। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो काफी आसान है। जो मुश्किल वाले टॉपिक्स थे ग्राफ वाले वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो हम जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ साउंड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।